यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस आप एक वादा कीजिए कि आप अंत तक इसे देखेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका फ़र्क, आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बुक से भी हट के काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया गया है। अब ज़रा इसे समझते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आखिर क्या है। अब देखिए, 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उस टाइम पे पूरे विश्व में केवल दो ही महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। जब एक महाशक्ति चली गई तो केवल एक ही महाशक्ति रह गई। अब पूरे विश्व की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विचारधारात्मक रूप से जो भी नीतियाँ प्रभावित होती थी, वो सब अमेरिका करता था। अमेरिका ने कई ऑपरेशन चलाए, जैसे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, एंड्यूरिंग फ्रीडम इत्यादि, जिससे उसने क्या करा कि पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल स्थापित करना चाहा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई लोगों, कई देशों ने ऐसा सोचा कि अब अमेरिका जो है एक सुपर पावर बनता जा रहा है और बन चुका है। ये कोई नहीं, इसे सबको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो अगर एक सुपर पावर को अगर कमांड अगर मिलती रहेगी, उस पर अनलिमिटेड पावर है, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी देश की नीति को प्रभावित कर सकता है, किसी के भी अंदरूनी मामले में दखल दे सकता है। तो ऐसे में फ़र्ज़ बनता है कि कोई ऐसी और गुट बने या फिर कोई ऐसा संगठन बने जो कि उसकी उस पावर को कंट्रोल कर सके। तो सत्ता के यही वैकल्पिक केंद्र हैं जो कि अमेरिका की पावर को कुछ लिमिट लगा पाते हैं। आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 90 के दशक में यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय हुआ, और ऐसा समझा जाने लगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करेंगे। कौन? यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। संगठन कई सारे थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट संगठन जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो दो ही हैं, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आगे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक ज़रा विचार विमर्श कर लेते हैं कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अब क्षेत्रीय संगठन वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो होते हैं जो पूरे विश्व के लिए कार्य करते हैं। उसने ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरे एक देश में क्या अच्छा होना चाहिए, बल्कि वो ये देखते हैं कि पूरे विश्व पटल के आधार पे कि पूरे विश्व में क्या होना चाहिए। ठीक है, उनका क्षेत्र विस्तृत होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, और क्षेत्रीय संगठन का क्षेत्र छोटा होता है। इसे हम ऐसा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक आपके एरिया के निगम पार्षद और एक जगह एमएलए। अब एमएलए का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक है, वो पूरे एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जबकि निगम पार्षद केवल आपके एक एरिया का, सीमित एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सम अप कर देते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठनों की उम्मीद रखी गई जो कि अमेरिका की पावर को सीमित रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठन, ऐसे कई संगठन बने, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए नीतियाँ बनाते हैं और सभी देशों के ऊपर निगाह रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या उचित है, क्या गलत है। अब आगे पढ़ते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, सच बता रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप ज़रूर पसंद करेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब जो अल्टरनेटिव पावर्स थी सेंटर, तो वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, इसमें सोने के रंग के 12 सितारे हैं टोटल, आप गिन सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये जो 12 सितारे हैं सोने के सितारे हैं, और ये यूरोप में सोने के ये 12 सितारे पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। ठीक है, और ये 12 सितारे कहीं ना कहीं इसके सर्वप्रथम देशों को भी इंगित करते हैं। दूसरा क्षेत्रीय संगठन था दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इंग्लिश में कहें तो आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए ये क्या था। ये है आसियान का झंडा, और इससे पहले हमने देखा था यूरोपीय संघ का झंडा। अब आसियान के झंडे में जो येलो येलो कलर की आपको दिख रही हैं, ये धान की बालियाँ हैं। धान फसल होती है, उसकी ये बालियाँ हैं, कितनी हैं? 10, जो कि इसके सर्वप्रथम देशों को इंगित करती हैं। और ये आपस में एक दूसरे को, देखो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये मेल मिलाप कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकता है इनमें। और ये वृत्त में भी एकता दर्शाई गई है कि ये जो 10 देश हैं आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो। ये आपस में मेल मिलाप, भाईचारा और सहयोग की भावना से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा संगठन कौन सा है? क्षेत्रीय संगठन।
थोड़ा सा पहले नाम देख लेते हैं। देखिए, तीसरा संगठन है सार्क। सार्क देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये तो सिंपल है, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, सी से कॉरपोरेशन। अब देखिए, ये है इसका प्रतीक चिन्ह सार्क का। अब देखिए, साउथ साउथ एशियन, किस दक्षिण एशिया के देश आएंगे इसमें। इतना तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें दक्षिण एशिया के देश आएंगे। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन शामिल है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 देश मिलकर सार्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा क्षेत्रीय संगठन है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। अब चौथा संगठन देखते हैं, ये बहुत ही ईजी है। देखो, ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स। ठीक है, इसको देखिए, एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब हम देखते हैं कि वह कौन से देश हैं जो महाशक्ति बन सकते हैं अमेरिका के बाद। सबसे पहले नाम आता है रशिया, जो कि सोवियत संघ का ही उत्तराधिकारी था। अब सोवियत संघ तो वैसे चला गया, लेकिन रशिया तो है ना, उसके पास भी सैनिक व्यय अधिक है, उसके पास भी सारे संसाधन हैं, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि। तो क्यों नहीं, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं हम कि ये देश बन सकते हैं आगे महाशक्ति। तो पॉसिबिलिटीज़ है, रशिया बन सकता है, दोबारा वही कमांड पा सकता है जो पहले थी सोवियत संघ की। दूसरे नंबर पे चाइना। चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा लिया है और इतनी तेज़ी से विकास किया है इसका कि सब लोग अचंभित हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। और कोरोना काल में चाइना की जो जीडीपी थी वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सभी देशों की जहाँ जीडीपी गिरी पड़ी थी, वहाँ चाइना की सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी। एक समय तो ऐसा आ गया कि लोगों को लगने लगा, जब तक रियल डाटा नहीं आए थे, लोगों को लगने लगा कि चाइना ही सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी तबाह हो चुका था आर्थिक रूप से भी, और जनहानि भी हुई काफ़ी अधिक, और व्यय भी घटाना पड़ा, और आर्थिक सहायता जो दूसरे देशों को दे रहे थे, इससे अमेरिका को काफ़ी घाटा हुआ, नुकसान पहुंचा। तो लोगों को लगने लगा कि जब तक डाटा नहीं आए थे कि चाइना ही सुपर पावर है, लेकिन अभी भी अमेरिका ही सुपर पावर है डाटा के आने के बाद। तीसरा देश है इज़राइल, और चौथा हमारा भारत महान। क्यों नहीं, हमारा भारत सुपर पावर बन सकता है। अब अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूएन में, यानी यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य की जो क्राइटेरिया होता है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं। तो हमारा भारत उन सब में सुटेबल है, तो हम सुपर पावर क्यों नहीं बन सकते। जब हम स्थायी सदस्यता लेने के लिए हम उम्मीदवार हैं, तो मतलब हमारी कोई स्थिति है विश्व पटल में, हमारा अपना भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे खुद के यूथ हैं, ठीक है, हमारा सैनिक व्यय भी है, हमारी खुद की सेना भी है, ठीक है, हमारे प्राकृतिक रूप से भी विभिन्न हैं, हमारे में डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम भी सुपर पावर बन सकते हैं आगे चल के। ऐसा कोई वो नहीं है इसमें संदेह वाली बात। एक में नाम टेक्निकली लिखना भूल गया, वो देश है जापान। अब जापान पे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए, जापान को जनहानि भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जापान बहुत तेज़ी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के नाम पे जापान विश्व में तीसरे या फिर दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और जो विश्व का पहला जो रोबोट था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो जापान ने ही डेवलप किया था। बुलेट ट्रेन हो गई, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी के नाम पे होता है ना, जितना भी रेवोल्यूशन, तो वो जापान से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ के लोग इतने मतलब मेहनती हैं कि रातों रात गड्ढे बढ़ जाते हैं और 1-2 हफ्ते में पुल बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लगन इतनी है तो परिणाम भी तो सकारात्मक होंगे, तो जापान भी महाशक्ति बन सकता है। हमने आगे देखा कि यूरोपीय संघ और आसियान, इनके अलावा भी कई क्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया। तो हम इन दोनों को ही फोकस क्यों कर रहे हैं, और पूरे चैप्टर में केवल इन दोनों के बारे में ही क्यों बताया गया है। तो हम बात करेंगे कि इनकी सफलता क्यों मानी जा रही है और ये क्यों सफल हो रहे हैं, इनका क्या प्रभाव है, कि इन दोनों को ही प्रभावित क्यों मान रहे हैं हम।
इन्होंने क्या करा, अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों को, कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान निकाला। इन्होंने क्या करा, आगे उस जो लड़ाई चलती आ रही थी उसको अब और आगे कंटिन्यू नहीं करा, उसका समाधान निकाला और उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया, यानी सहयोग दिखाया। जबकि बाकी जो ब्रिक्स हो गए, सार्क हो गए, आपस में लड़ते रहते हैं नीतियों के लेके कि नहीं हमारे यहाँ पे ये नदी नहीं खोल सकते हम, ये हमारे नागरिकों के लिए या तुम्हारे लिए। इन्होंने क्या करा, मेल मिलाप करा, सदस्य देशों ने सबने सहभागिता दिखाई। दूसरा जो इनका बिंदु रहा, इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित की और इन क्षेत्रों के देशों को अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में काम किया। अब इन्होंने क्या करा, शांतिपूर्ण रूप से सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित की और अर्थव्यवस्थाओं को समूह बनाने, अर्थव्यवस्था का समूह मतलब विभिन्न देश जो भी शामिल हुए हैं संगठन में, वो सारे समूह के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे की नीति को प्रभावित करने की बजाय, उनमें टकराव की स्थिति लाने के बजाय बल्कि सहयोग दिखाएंगे। अब देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम स्टार्ट होता है वो अभी अब से स्टार्ट होता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ, क्या क्या परिणाम रहे और क्या क्या किस किस स्टेजेस से होकर यूरोपीय संघ बना है, सारे डिटेल में पता चलेगा, बस बने रहिए। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उत्थान, कि यूरोप में क्या हुआ, तबाही हुई। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप में काफ़ी त्रासदी हुई, तबाही हुई, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। वहाँ पूर्णतः बर्बाद हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। क्योंकि देखो, जो पश्चिमी गठबंधन के देश हैं यानी अमेरिका की साइड, जो पूर्वी की साइड हैं, वो लड़ेंगे कहाँ पर, वो बीच में यूरोप में ही तो लड़ेंगे। ठीक है, तो जो हानि होगी वो यूरोप में हुई सारी। अब इसी स्थिति को उभारने के लिए मार्शल योजना आई। मार्शल योजना, अब देखेंगे कि मार्शल योजना क्या थी। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसे मार्शल योजना क्यों कहा जाता है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भूतपूर्व सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने किया था। ठीक है, मार्शल योजना को मार्शल योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नेतृत्व जो किया था वो सचिव थे अमेरिका के जॉर्ज सी मार्शल, उन्होंने किया था, इसी कारण इसे मार्शल योजना कहते हैं। और मार्शल योजना क्या थी, ये एक तरह से पूरी योजना थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, सेकंड हम ये करेंगे, थर्ड हम ये करेंगे, और फिर इससे करने के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो मदद की गई अमेरिका द्वारा, ठीक है, जिसका नेतृत्व जॉर्ज सी मार्शल जी कर रहे थे, वही मार्शल योजना थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने $12 अरब से अधिक आर्थिक वसूली कार्यों को पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया। अब मार्शल योजना थी, जॉर्ज सी मार्शल थे। ठीक है, अब ये तो पता है, चलो जॉर्ज सी मार्शल के बारे में भी ना पता हो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्शल योजना के तहत कितना मतलब यूरोप को दिया गया धन, कितनी आर्थिक सहायता दी गई। तो वो आर्थिक सहायता थी $12 अरब से भी ज़्यादा की। ठीक है, आर्थिक वसूली कार्यक्रम तो यानी जो अमेरिका को किसी से पैसे लेने थे, वो क्या करा अमेरिका ने, जो पैसे आने थे वो उसको यूरोप के डेवलपमेंट में लगा दिए। ठीक है, एक तरह से चेक एंड क्रेडिट वाला सिस्टम। और मार्शल योजना के तहत निम्नलिखित कार्य किए गए। हमने बोला ना कि मैंने बोला था कि स्टेजेस से डेवलपमेंट हुआ यूरोप का, ऐसा नहीं कि रातों रात अच्छी अर्थव्यवस्था कर दी, और ना ही रातों रात ऐसा संभव है। तो क्या क्या काम किए गए और उसके क्या क्या मतलब क्यों किए गए, क्या किए गए और क्यों किए गए, उससे क्या परिणाम निकले। सबसे पहला काम हुआ कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। अब आर्थिक सहयोग संगठन मतलब आर्थिक मदद। पहला काम कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। दूसरा काम किया गया कि 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। ये सारे स्टेजेस हैं मार्शल योजना के। फिर क्या हुआ उसके बाद,
1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, और ईईसी, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। कब? 1957 में। कितने देशों ने? 6 देशों ने, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट, अब देखो पार्लियामेंट, जब भी डेमोक्रेसी का नाम आए, जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का नाम आए, तो पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है। अब क्या देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आर्थिक रूप से, इधर आर्थिक है, ये राजनीतिक हो गया, यूरोपीय परिषद, ये आर्थिक है। मेन मोटिव था यूरोपीय अर्थव्यवस्था को खड़ी करना। लेकिन अब क्या कर रहा है मार्शल योजना ने क्या रूप ले लिया, और ये सारे डेवलपमेंट ने क्या रूप ले लिया? इन्होंने क्या करा, 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट्री का गठन किया। अब ये क्या रहा? अब ये आर्थिक नहीं रहा, अब ये राजनीतिक रूप ले लिया इसने। यहीं से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टार्टअप हुआ था डेवलपमेंट के साथ, लेकिन अब ये राजनीतिक रूप लेने लग गया। फिर अब यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ, ठीक है, वो किस संधि से हुआ था? वो थी मास्ट्रिक्ट संधि। ये कब हुई थी? 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो गया। मास्ट्रिक्ट संधि में सभी सदस्य देशों ने साइन करे, सबने इस ट्रीटी को मान लिया, और सभी देश जो भी इसमें साइन करे थे वो यूरोपीय संघ के सदस्य कहलाए। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, कि अब ये क्या उद्देश्य लेके आगे चलेगा, या फिर इसके क्या अभी वर्तमान में उद्देश्य हैं। एक समान विदेश नीति है इसकी, और सुरक्षा नीति, ठीक है। विदेश नीति यानी कि जितना भी व्यापार होगा, आपसी देशों के संग कैसे संबंध रखने हैं, दूसरे देशों के संग, अन्य जो क्षेत्रीय संगठन के संग कैसे संबंध रखने हैं, ये सारे मिल बांट के ये तय करते हैं। सुरक्षा नीति है कि अगर कोई हमला होता है तो सब अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिल बांट के उसका मुकाबला करेंगे। अब यह है कि आंतरिक मामलों, न्याय जैसे मामलों पर सहयोग करेंगे। अब देखो, आंतरिक मामले हो गए किसी के, जैसे कि नहरें हो गई, या फिर व्यापार हो गया, तो ये आंतरिक मामले हो गए किसी एक पर्सनल देश के। या किसी को न्याय मिलने में कोई समस्या हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक देश का जो गुनहगार है वो दूसरे देश में शिफ्ट हो गया, तो उसमें भी एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम अगर कुछ गुनाह करके एक देश के, यूरोपीय संघ के एक देश से जाते हो दूसरे देश में, तो आप वहाँ गुनहगार मतलब बच जाओगे। वही भारत वाला सीन नहीं है कि आप किसी और देश में बच जाओ तो आप बच सकते हो। वहाँ की पुलिस तुरंत कदम उठाएगी। यानी न्याय मिल के रहेगा अगर आप यूरोपीय संघ के किसी भी देश में हो। कहीं भी कोई भी घटना हो, आंतरिक मूल्य, लेकिन वो सभी को प्रभावित करते हैं। एक समान मुद्रा का चलन, एक समान मुद्रा यूरो, जो कि अमेरिकी डॉलर पर भी भारी पड़ रही है। वीज़ा मुक्त आवागमन, कि वीज़ा के रहित, कि वीज़ा के बगैर भी यूरोपीय संघ के देश आपस में एक दूसरे के यहाँ पर लोग जा सकते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत के लोग कहाँ पर बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। मुझे पता है आपको में से सबको पता ही होगा ये आंसर। देखते हैं किस किस को पता है कि भारत के लोग किस देश में बिगर वीज़ा के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप ले लिया, ठीक है। दूसरा, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करने लगा। अब ये कई सारे देश हैं, ठीक है, सबके पर्सनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अपने पर्सनली हैं, लेकिन फिर भी ये सारे मिलके एक राज्य के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में काम कर रहे हैं। इनका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, ओबे डे जोए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सुन सकते हैं जाके। स्थापना दिवस है इनका 1 नवंबर 1993, ठीक है। अपनी एक मुद्रा है इनकी खुद की यूरो। तो ये इनकी विशेषताएं कि इनका खुद का झंडा है,
उनका राष्ट्रीय गान है। देखो जैसे मान लो भारत के जो देशवासी हैं, ठीक है, इनका अपना राष्ट्रीय गान है, पाकिस्तान वालों का अपना राष्ट्रीय गान है, नेपाल वालों का अपना राष्ट्रीय गान है, लेकिन इसके जितने भी देश हैं उनका ऐसे तो राष्ट्रीय गान है, लेकिन फिर भी एक जो पूरे यूरोपीय संघ के देश हैं उनका एक सेपरेट एक राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है ऑडे टू जॉय। ठीक है, अपनी खुद का स्थापना दिवस है, इनका स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1993। अपनी खुद की मुद्रा यूरो है, ये इनकी विशेषता है। अब देखो बहुत से लोग कहेंगे कि नोट देने वाली बात है कि यूरोपीय संघ का मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई थी? एक सेकेंड ऊपर चलते हैं लोग, आपको दिखाई देता हो अगर मैं बोलूँगा आपको शायद थोड़ा अटपटा सा लगे। देखो 7 फरवरी 1992 कब हुई थी? 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि हुई और इसमें बोला हमने कि यूरोपीय संघ का गठन हो गया। इतना क्लियर कि 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 1 नवंबर इसका स्थापना दिवस, 1 नवंबर 1993 इसका वो है, हाँ स्थापना दिवस का 1 नवंबर 1993। अब वो क्यों नहीं मानी हमने डेट स्थापना दिवस की, और 1 नवंबर क्यों मानी? क्योंकि उस टाइम गठन हुआ था। अब ये लागू हुई है मास्ट्रिक्ट संधि किस डेट से? 1 नवंबर 1993। यूरोपीय संघ का झंडा जिसमें 12 सोने के सितारे हैं वो क्या है? पूर्णतः समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है यूरोप के देशों के बीच में। ठीक है, हमने झंडा इसका सबसे पहले देख लिया था जिसमें 12 सोने के सितारे थे। वो 12 सोने के सितारे वहाँ पर पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। किसके बीच में? वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के जितने भी देश हैं उनके नागरिक, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी विविधता, इसके सबके बीच में एक एकता का प्रतीक है। समग्रता का प्रतीक है कि सब समग्र हैं, खुशहाल हैं। पूर्णता कि उन पे सारे संसाधन हैं, और मेल मिलाप सब मिल बांट के रह रहे हैं आपस में भाईचारे की भावना से। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। ये हमने ऊपर भी देखा था, साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति इनके देशों के बीच में आपस में कोई मतभेद नहीं है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये शायद आपको कहीं मिले भी ना बुक में, लेकिन ये रियल फैक्ट है। एक है शोगन वीज़ा। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। जिस समझौते पर शोगन में दस्तखत हुए, ये शोगन जगह का नाम है, उसके अनुसार आपको सिर्फ एक देश का वीज़ा लेना होगा और इस वीज़ा के बूते आप यूरोपीय संघ में शामिल अधिकतर देशों में जा सकेंगे। इस संधि को शोगन संधि के ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच में सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। मान लो कि भारत की सीमा है, अब यहाँ पाकिस्तान की सीमा है, ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। क्या हम पाकिस्तान में बिगर वीज़ा के, बिगर पासपोर्ट के जा सकते हैं? या फिर हम बांग्लादेश में बिगर पासपोर्ट के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये शोगन एक जगह है जहाँ पर ये संधि हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आपको केवल एक देश का वीज़ा लेना होगा, यानी यूरोपीय संघ का, और इसी के वीज़ा के आधार पर, इसी पासपोर्ट के आधार पर आप कोई भी यूरोपीय संघ के देशों में घूम फिर सकते हैं। जो सीमा नियंत्रण है ना, जो बाउंड्रीज़ की है, बॉर्डर की बाउंड्रीज़, वो अब नहीं रही लोगों के लिए। ठीक है, विदाउट एनी वीज़ा दे कैन ट्रैवल, बिगर वीज़ा के वह पर्यटन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव। पेपर में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये सब प्रभाव क्या हैं। अब देखिए 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा था। ठीक है, कि 2016 में यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो 17,000 अरब डॉलर की थी, जो अमेरिका से भी ज़्यादा थी। अब आप ये देखिए कि यूरोपीय संघ में कई सारे देश हैं और अमेरिका एक अलग है, तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में?
कि एक तरफ एक अकेला इंसान और एक तरफ कई सारे लोगों का गुट, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो नहीं हो सकता। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया कि कंपैरिजन करने का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखिए कि भौगोलिक क्षेत्र, कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनके पास कितना एरिया है और अमेरिका के पास कितना एरिया है, उसमें कितने संसाधन हैं और अमेरिका के पास कितने संसाधन हैं। ठीक है, अमेरिका में कितने देश हैं और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं। अब ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप गूगल करिए, चाहे कहीं से भी पता करिए, जो अमेरिका के झंडे हैं, अमेरिका का झंडा है उसमें जो स्टार्स हैं उसकी संख्या कितनी है और वो स्टार्स क्या डिनोट करते हैं। अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन ढूंढता है, क्यूरियोसिटी किसके अंदर है। ठीक है, कौन है जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला। चलो ये था सिलेबस से बाहर का। अब सिलेबस की तरफ आते हैं कि 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा था। दूसरा पॉइंट इसका आर्थिक प्रभाव का कि इसकी मुद्रा यूरो, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी वैल्यू है करंट, 1 यूरो बराबर है 1.21 डॉलर्स। 1 यूरो बराबर है 1.21 डॉलर्स। अब यूरो का साइन देखो ये होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। तीसरा पॉइंट है इसका आर्थिक प्रभाव का कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। कि मान लो अगर अमेरिका एक कमोडिटी अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूरोपीय संघ के देश मिलकर 3 कर रहे हैं। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है कि ये आर्थिक रूप से ये काफ़ी प्रबल है। अब देखो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, सब कुछ इजी लगेगा, बस थोड़ा साथ बने रहिए। यह विश्व व्यापार के संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है। अब देखो ये थी किताबी बातें कि मैंने बोल दिया, आपने रट लिया, समझ लिया, गूगल कर लिया। अब थोड़ा एग्जाम्पल, पर्टिकुलर लाइफ के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि वास्तविक धरातल में आखिर ये क्या बात है कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। कि जितना भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जितना भी व्यापार हो रहा है उसका काफ़ी पार्ट यूरोपीय संघ के अंडर में आता है। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है, इस इमेज में देखो, फिट नहीं हो पा रही, स्मॉल कर लेते हैं। अब देखो ज़रा थोड़ा गौर करके देखोगे तो पाओगे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि BMW, ठीक है, और स्कोडा, ठीक है, ये हो गए गाड़ी वाले ब्रांड्स। और थोड़े कपड़े में आते हैं ज़रा, क्लॉथ्स ब्रांड्स में से ज़ारा जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, ज़ारा, गुची, HM, ठीक है। अब ज़रा और गौर करते हैं, वोडाफोन और रेड बुल, MTS, URK टेलीकॉम। तो आप देखोगे और पाओगे कि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम हैं, है ना। काफ़ी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी क्लोथ्स की हैं और काफ़ी ऐसे नाम हैं जो हम अपने आए दिन सुनते रहते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो काफ़ी हाई रेंज पे आते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है इन पे। तो इस तरह से इनकी आर्थिक रूप से इनका प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। ये एक मतलब जीता जाता एग्जांपल है। इससे आप मतलब एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ देखो इतनी सारी कंपनीज़ यूरोप की पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो हाँ यूरोप का कहीं ना कहीं ये पॉइंट कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी एक समूह के रूप में कार्य करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब देखो आपकी बुक में दिया गया है कि इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन अलग हो चुका है, ठीक है। कब अलग हुआ था ब्रिटेन? ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गया था। ये देखिए इसका एक सदस्य देश फ्रांस के पास स्थायी सदस्य है, कहाँ का?
सुरक्षा परिषद का, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, और अन्य कई सदस्य देश अस्थायी सदस्य के रूप में बने रहते हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत कई राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है, क्योंकि जो यूएन के जो ये मेंबर्स होते हैं ना, यही फिक्स्ड मेंबर हैं, स्थायी सदस्य, और जो चेंज होते हैं, तो यही सब मिलके बैठक करके ही निर्णय बनाते हैं पूरे विश्व के लिए, नीतियों में एकदम योगदान देते हैं अपना पूर्ण रूप से। और अगर सदस्य ज़्यादा होंगे तो नीतियाँ फिर उसी के हित में बनेंगी ना। अब ब्रिटेन क्यों अलग हो गया, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बस इस क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इतना अंदाज़ा रखिए, इतना ज्ञान ले लीजिए कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में जून 2016 में ही अलग हो गया था जनमत संग्रह द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तीसरा, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ईरान में परमाणु कार्यान्वयन संबंध में अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करना इसका उदाहरण है। शोगन वीजा हमने पढ़ ही लिया। यूरोपीय संघ के सैनिक तथा कूटनीतिक प्रभाव। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे यूरोपीय संघ के देश मिलकर और अमेरिका का अकेला कैसे कंपैरिजन हो रहा है दोनों के रक्षा बजट में। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। अब देखो, इसमें दोबारा कहने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम सैनिक और कूटनीतिक प्रभाव बोल रहे हैं, तो इसमें सैनिक के अंदर भी हमें जिक्र करना ज़रूरी पड़ेगा कि ये परमाणु हथियार है किसके पास, फ्रांस के पास। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अब यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में बात करते हैं। इसके सदस्य देशों में अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो एक बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। ठीक है, इनके पास अपनी खुद की विदेश नीति और रक्षा नीति भी है जो कि कभी कभार एक दूसरे के टकराव करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इराक के हमले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो उनके साथ थे, किसके हमला के साथ, कि अमेरिका ने ये ठीक करा, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि ब्रिटेन अब अलग हो चुका है, तो इसमें आ रही हम ये नहीं कह सकते इसका सदस्य देश है अभी टकराव होता है, अब नहीं है सदस्य देश इसका यूरोपीय यूनियन का, लेकिन जिस टाइम था तो उस टाइम इनमें टकराव हुआ था इराक के हमले पे। तो विदेश नीति और रक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यूरोप में कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा लागू करने के लेकर नाराज़गी है। कुछ देश हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम यूरो नहीं यूज़ कर सकते अपने ट्रेड में या फिर अपने एरिया में, कि यूरो से हम लेन देन करें या फिर यूरो को ही एकमात्र मुद्रा माने, यह संभव नहीं है। कौन से ऐसे देश हैं? डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि की और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। मतलब आपने ये बोला भी कि हम यूरोपीय संघ में रहेंगे, लेकिन एक कंडीशन रखी इन्होंने कि हम यूरो नहीं मानेंगे। संविधान बनाने की इन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहा। आपकी बुक में एक कार्टून भी दिया गया है जिसमें एक टाइटैनिक जहाज़ है जो कि समुद्र पार कर रहा है। ठीक है, वो भी इससे रिलेट करता है कि कैसे टाइटैनिक भी डूब गया था और यूरोपीय संघ का जो साझा संविधान बनाना, यानी एक ही जो संविधान बनता पूरे यूरोपीय संघ का, वो जो विचार था वो भी ध्वस्त हो गया टाइटैनिक की तरह। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की कमी क्या है चौथी, कि इसने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहा, बना नहीं पाया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में है। अब देखो, हम कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ अमेरिका वर्चस्व को सीमित करेगा और अमेरिका पे कमान रखेगा, लेकिन कभी सोचा है कि यूरोपीय संघ के अधिकतम देश तो नाटो के सदस्य हैं जो कि अमेरिका ने बनाया है। अब वो अमेरिका से दगा कैसे कर सकते हैं जब अमेरिका ने उन्हें खूब सपोर्ट किया और अमेरिका ने ही मार्शल योजना लाया, और जिससे पूरे यूरोप में आज उत्थान है, अर्थव्यवस्था पूरी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो अभी तो गद्दारी होगी ना फिर। तो इसी मारे हम कह सकते हैं कि ये टर्नओवर
या फिर कुछ अगर ऐसी कोई बात होती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो सहायता दी गई है वो अमेरिका ने इसी मारे दी थी कि आगे अगर कोई बात होती है तो हम इनसे कहने के हकदार तो होंगे कि हमने आपकी मदद की थी। दूसरी बात ये कि अधिकतम देश नाटो के सदस्य हैं और नाटो की ट्रीटी ये हुई थी कि अगर कुछ भी संकट आता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर अमेरिका के किसी से युद्ध होता है, अमेरिका अगर अकेले नहीं झेल पा रहा उस युद्ध को, तो फिर वो इनसे सहायता मांगेगा और इन्हें देनी पड़ेगी वो सहायता। तो इस हमारे यूरोपीय संघ के देश अमेरिकी वर्चस्व को कुछ हद तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आर्थिक रूप से। ठीक है, अगर हम सैनिक रूप से देखें तो अमेरिका भी आज भी आगे है। और कमियां क्या हैं यूरोपीय संघ की कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जर्मन संघ द्वारा अलग हो गया। अब देखो, ये जो वॉयलेट कलर में है यूरोपीय संघ के देश हैं, पुराने सदस्य, और ये वो हैं जो नए सदस्य शामिल हुए हैं यूरोपीय संघ में। अब देखो, ये जितने भी थे पश्चिमी गठबंधन के देश हैं जो अमेरिका की साइड थे, और अमेरिका ने ही मार्शल योजना लाया, तो जितने भी गठबंधन सदस्य देश होंगे वो नाटो के हैं जो कि पश्चिमी गठबंधन की तरफ हैं। अब ये जो देश हैं ऑरेंज ऑरेंज में, ये सारे सोवियत संघ से जो अलग हुए हैं ना, सोवियत संघ के विघटन के बाद, ये सारे वो सदस्य देश फिर बाद में शामिल हुए हैं यूरोपीय संघ में। कौन कौन से हैं वो देखो ज़रा यहाँ से, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, पोलैंड, चेको रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया। ठीक है, ये सारे देश जो हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद फिर जब जिसमें शामिल हुए हैं। और मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ कि बाद में कौन से सदस्य शामिल हुए हैं। देखो, यूरोपीय संघ में बाद में शामिल होने वाले देश, जनवरी इतने में डेनमार्क और आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के सदस्य ली। इतने में यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसमें यूनान यानी ग्रीस ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। इसमें स्पेन और पुर्तगाल ने भी सदस्यता ले ली। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जोक शेयर करने की जगह वीडियो शेयर करें।